आज का एक किस्सा है दारा सिको से। दारा सिको का सिर काटकर पेश किया गया था शाहजहां के सामने। ये क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आप लोगों को दारा सिको दिखाई दे रहा होगा, ये आप देखेंगे शाहजहां दिखाई दे रहा है। तो मुगल सल्तनत के बारे में मशहूर है कि वहां हमेशा एक फारसी कहावत का बोलबाला रहा है, या तख्त या फिर ताबूत, यानी या तो सिंहासन या फिर कब्र। अगर हम मुगल इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि शाहजहां ने न सिर्फ अपने दो भाइयों खुसरो और शहरयार की मौत का आदेश दिया, बल्कि 1628 में गद्दी संभालने पर अपने दो भतीजों चचेरे भाइयों को भी मरवाया। और यहां तक कि शाहजहां के पिता जहांगीर भी अपने छोटे भाई दान्याल की मौत के जिम्मेदार बने। ये परंपरा शाहजहां के बाद भी जारी रही और उनके बेटे औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिको का सिर कलम करवाकर भारत के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया। कैसी शख्सियत थी शाहजहां के सबसे प्रिय और सबसे बड़े बेटे दारा सिको की। और मैंने यही सवाल रखा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दारा सिको द मैन हु वुड बी किंग के लेखक आबिक चंद्रा के सामने। आबिक का कहना था कि दारा सिको का एक बहुत बहुआयामी और जटिल व्यक्तित्व था, और एक तरफ वो बहुत गर्मजोश शख्स और विचारक, प्रतिभाशाली कवि, अध्येता, उच्च कोटि के धर्मशास्त्री, सूफी और ललित कलाओं का ज्ञान रखने वाले शहजादे थे, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन और सैन्य मामलों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो स्वभाव से बहमी थे और लोगों को पहचानने की उनकी समझ बहुत संकुचित थी। शाहजहां ने रखा सैन्य अभियानों से दूर। शाहजहां को दारा इतने प्रिय थे कि वो अपने वली अहद को सैन्य अभियानों में भेजने से हमेशा कतराते रहे। उन्होंने हमेशा अपनी आंखों के सामने अपने दरबार में रखा। और अबीक चंद्रा कहते हैं कि शाहजहां को जहां औरंगजेब को सैन्य अभियानों पर भेजने में कोई संकोच नहीं था, जबकि उस समय उसकी उम्र मात्र 16 साल की रही होगी। वो दक्षिण में एक बड़े सैन्य अभियान का नेतृत्व करते हैं। और इसी तरह मुराद बख्श को भेजा जाता है गुजरात, और साहिब शुजा को भेजा जाता है बंगाल की तरफ, लेकिन उनके सबसे अजीज बेटे दारा शाहजहां के दरबार में ही रहते हैं। वो उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। नतीजा ये होता कि उन्हें ना तो जंग का तजुर्बा हो रहा और ना ही सियासत का। वो दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए इतने तत्पर थे कि उन्होंने उसके लिए अपने दरबार में एक खास आयोजन किया, अपने पास तख्त पर बैठाया और उन्हें शाही बुलंद इकबाल का खिताब दिया। ऐलान किया कि उनके बाद वो ही हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठेंगे। शहजादे के रूप में दारा को शाही खजाने से 2 लाख रुपए एक मुश्त दिए गए और उन्हें रोज 1000 रुपए का दैनिक भत्ता दिया जाता था। हाथियों की लड़ाई में औरंगजेब की बहादुरी। 28 मई 1633 को एक बहुत ही नाटकीय घटना हुई और जिसका असर कई सालों बाद दिखाई दिया। शाहजहां को हाथियों की लड़ाई देखने का बहुत शौक था। 2 हाथियां सुधाकर और सूरत सुंदर की लड़ाई देखने के लिए वो बालकनी से उतरकर नीचे आ गए। लड़ाई में सूरत सुंदर हाथी मैदान छोड़कर भागने लगा तो सुधाकर गुस्से में उसके पीछे दौड़ा। तमाशा देख रहे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और हाथी ने औरंगजेब पर हमला किया। और घोड़े पर सवार 14 साल के औरंगजेब ने अपने घोड़े को भागने से रोका और जैसे ही हाथी उनके नजदीक आया उन्होंने अपने भाले से उसके माथे पर वार किया। इस बीच कुछ सैनिक दौड़कर वहां पहुंच गए। उन्होंने शाहजहां के चारों तरफ अपना घेरा बना लिया। हाथी को डराने के लिए पटाखे छोड़े गए, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड के जोर से औरंगजेब के घोड़े को नीचे गिरा दिया और उसके गिरने से पहले औरंगजेब उस पर से नीचे कूद गए और हाथी से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। तभी शहजादे शुजा ने पीछे से आकर हाथी पर वार किया। हाथी ने उनके घोड़े पर इतनी जोर से सिर मारा कि शुजा भी घोड़े से नीचे गिर गए। तभी वहां मौजूद राजा जसवंत सिंह और कई शाही सैनिक अपने घोड़ों पर वहां पहुंच गए। चारों तरफ शोर मचने पर सुधाकर वहां से भाग गए और बाद में औरंगजेब को बादशाह के सामने लाया गया। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। और अबीक चंद्रा बताते हैं कि बाद में एक जलसा कराया गया और जिसमें औरंगजेब को बहादुर का खिताब दिया गया। उन्हें सोने में तुलवाया गया और वो सोना उनको उपहार में दे दिया गया। और इस पूरे प्रकरण के दौरान दारा वहीं खड़े थे, लेकिन उन्होंने हाथियों पर नियंत्रण करने की कोई कोशिश नहीं की। ये घटना एक तरह से प्रारंभिक संकेत था कि बाद में हिंदुस्तान की गद्दी कौन संभालेगा। एक और इतिहासकार राणा सफवी बताती हैं, दारा घटनास्थल से थोड़े दूर थे। वो चाहकर भी वहां तुरंत, ये आप देखिए क्या, तुरंत नहीं पहुंच सकते थे। ये कहना गलत होगा कि वो जानबूझकर पीछे हट गए, जिससे औरंगजेब को वाहवाही पाने का मौका मिल गया।
मुगल इतिहास की सबसे महंगी शादी। नादिरा बानो ने दारा सिकों की शादी को मुगल इतिहास की सबसे महंगी शादी कहा जाता है। और उस समय इंग्लैंड से भारत भ्रमण पर आए पीटर मैंडी ने अपने एक लेख में लिखा कि उस शादी में उस जमाने में 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, और जिसमें से 16 लाख रुपए दारा की बड़ी बहन जहां आरा बेगम ने दिए थे। अबीब चंद्रा बताते हैं कि दारा सबके प्रिय थे, बादशाह के भी और अपनी बड़ी बहन जहां आरा के भी। उस समय उनकी मां मुमताज महल गुजर चुकी थी और जहां आरा बेगम बादशाह बेगम बन गई थी। अपनी पत्नी की मौत के बाद शाहजहां पहली बार किसी सार्वजनिक समारोह में भाग ले रहे थे। ये शादी 1 फरवरी 1633 को हुई थी और 8 फरवरी तक दावतों का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान रात में इतने पटाखे छोड़े गए, इतनी रोशनी की गई कि ऐसा लगा कि रात में दिन हो गया। और कहा जाता है कि शादी के दिन पहने गए दुल्हन के जोड़े की कीमत 8 लाख रुपए थी। कंधाई पर चढ़ाई की थी दारा ने। दारा सिकों की शारीरिक छवि एक कमजोर योद्धा और अयोग्य प्रशासक की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी युद्ध में भाग नहीं लिया। कंधार के अभियान में वो खुद अपनी पहल पर लड़ने गए, लेकिन वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अबीक चंद्रा बताते हैं कि जब औरंगजेब कंधार से नाकामयाब होकर वापस आ जाते हैं, तब दारा सिकों खुद पेशकश करते कि इस अभियान का नेतृत्व करेंगे और शाहजहां इसके लिए राजी भी हो जाते हैं। लाहौर पहुंचकर दारा 70,000 लोगों की सेना तैयार करते हैं, और जिसमें आप देखते हैं 110 मुस्लिम और 58 राजदूत से सलाह है। और इस फौज में 230 हाथी, 6,000 जमीन खोदने वाले और 500 भिस्ती, बहुत सी तांत्रिक जादूगर और हर तरह के मौलाना साधु भी साथ चल रहे हैं। अपनी सिपा सलारों से सलाह लेने के बजाय दारा इन तांत्रिक और नजूमियों से सलाह लेकर हमले का दिन निर्धारित करते हैं। उनको ऊपर वो बहुत पैसा भी खर्च करते। उधर फारसी सैनिकों ने बहुत ही जानदार रक्षण योजना बनाई हुई है, और कई दिनों तक घेरा डालने के बाद भी दारा को असफलता ही हाथ लगती और उन्हें खाली हाथ ही दिल्ली वापस लौटना पड़ता। औरंगजेब ने उत्तराधिकार की लड़ाई हारे, और शाहजहां की बीमारी के बाद उनके उत्तराधिकार के लिए हुई लड़ाई में औरंगजेब उन पर भारी पड़े। पाकिस्तान के नाटककार शाहिद नदीम की बात मानी जाए तो औरंगजेब के हाथों दारा की हार ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बीज बोए थे। इस लड़ाई में औरंगजेब एक बड़े हाथी पर सवार थे। उनके पीछे तीर कमानों से लैस 15,000 सवार चल रहे थे। उनके दाहिनी तरफ उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद और सौतेले भाई मीर बाबा थे। सुल्तान मोहम्मद के बगल में नजाबत खां की टुकड़ी थी, और इसके अलावा 15,000 और सैनिक शहजादे मुराद बख्श की कमान में थे। वो भी एक कद्दावर हाथी पर बैठे हुए थे। उनके ठीक पीछे हौदे में उनका छोटा बेटा बैठा हुआ था। अबीक चंद्रा कहते हैं कि शुरू में दोनों फौजों के बीच बराबरी का मुकाबला था, बल्कि दारा थोड़े भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी औरंगजेब ने असली नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने अपने हाथी के चारों पैर जंजीर से बंधवा दिए, ताकि वो ना तो पीछे जा सके और ना ही आगे। फिर वो चिल्लाकर बोले, मर्दानी दिलावर ए बहादुर बख्त अस्त, यानी बहादुरो यही समय है। और आप देखते अपना जीवट दिखाने का। उन्होंने अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाए, ऊंची आवाज में बोले, या खुदा मेरा तुझ में अकीदा है, मैं हारने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। हाथी छोड़ना भारी पड़ा दारा को। अबीक चंद्रा आगे बताते हैं कि तभी खलील उल्लाह खान ने दारा से कहा कि आप जीत रहे हैं, लेकिन आप ऊंचे हाथी पर क्यों बैठे हुए हैं? आप अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? अगर एक भी तीर या गोली आपके हौदी को चीरते हुए आपको लग गई, उसके बाद क्या होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। खुदा के लिए आप हाथी से उतरिए और घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़िए। दारा ने वो सलाह मान ली। जब दारा के सैनिकों ने देखा कि उस हाथी का हौदा खाली है जिस पर वो सवार थे, तो हर तरफ अफवाह फैलने लगी। हौदा खाली था, दारा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, और उन्हें लगा कि दारा पकड़ तो नहीं लिए गए या फिर लड़ाई में उनकी मौत तो नहीं हो गई। और उससे उनके सैनिक इतने घबरा गए कि वो पीछे की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर में यही औरंगजेब के सैनिकों ने दारा के सैनिकों को एक तरह से रौंद दिया। और इस लड़ाई का बहुत बारीक वर्णन इटालियन इतिहासकार निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में किया है। मनुची लिखते हैं कि दारा की फौज में पेशेवर सैनिक नहीं थे। उनमें ऐसे बहुत से लोग या तो नाई थे या फिर कसाई या फिर साधारण मजदूर था। दारा ने धुएं के बादलों के बीच अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और साहसी दिखने की कोशिश करते हुए उन्होंने हुक्म दिया कि नगाड़े बजाने जारी रखे जाएं। उन्होंने देखा कि दुश्मन अभी भी कुछ दूरी पर है और उसकी तरफ से ना तो कोई हमला हो रहा है और ना ही गोली चल रही है।
और दारा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ते ही चले गए। जैसे ही वो औरंगजेब के सैनिकों की पहुंच में आए, उन्होंने उन पर तोपें, बंदूकों और ऊंटों पर लगी घूमने वाली बंदूकों से हमला बोल दिया। और इस अचानक और सटीक हमले के लिए दारा और उनके सैनिक तैयार नहीं थे। मनुची आगे लिखते हैं कि जैसे जैसे औरंगजेब की सेना के गोले दारा के सैनिकों के सिर और धड़ उड़ाने लगे, दारा ने आदेश दिया कि औरंगजेब की तोपों को जवाब देने के लिए उनकी तोपों को भी आगे लाई जाए। लेकिन ये जानकर उनके पैरों की जमीन निकल गई कि आगे बढ़ने के चक्कर में उनके सिपाही अपनी तोपों को पीछे ही छोड़ आए हैं। चोरों की तरह आगरा के किले पहुंचे। इस लड़ाई में दारा की हार का बहुत करीबी वर्णन मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने भी औरंगजेब की जीवनी में किया है। और सरकार लिखते हैं कि घोड़े पर 4 या 5 मील भागने के बाद दारा सिकों थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हालांकि औरंगजेब के सैनिक उनका पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वे दारा पीछे की तरफ अपना सिर मोड़ते, उन्हें औरंगजेब के सैनिकों के ढोलों की आवाज सुनाई देती। एक समय वो अपने सिर पर लगे कवच को खोलना चाहते थे, क्योंकि वो उनके मत्थे की खाल को काट रहा था, लेकिन उनके हाथ इतने थक चुके थे कि वो उन्हें अपने सिर तक ले ही नहीं जा पाए। सरकार आगे लिखते हैं कि आखिरकार रात के 9 बजे के आसपास दारा घुड़सवारों के साथ चोरों की तरह आगरा के किले मुख्य द्वार पहुंचे। उनके घोड़े बुरी तरह से थके हुए थे और उनके सैनिकों के हाथों में कोई मसाल नहीं थी। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो वो किसी बात का शोक मना रहा हो। बिना कोई शब्द कहे दारा अपने घोड़े से उतरे और अपने घर के अंदर घुसकर उन्होंने उसका दरवाजा बंद कर दिया। दारा सिकों मुगल बादशाहत की लड़ाई हार चुके थे। मलिक जीवन में ने छल से दारा को पकड़वाया। आगरा से भागने के बाद दारा पहले दिल्ली गए और फिर वहां से पहले पंजाब और फिर अफगानिस्तान। वहां मलिक जीवन ने उन्हें छल से पकड़वाकर औरंगजेब के सरदारों के हवाले कर दिया। उन्हें दिल्ली लाया गया, बहुत बेइज्जत करके दिल्ली की सड़कों पर उन्हें घुमाया गया। अबीक चंद्रा बताते हैं कि जिस तरह रोमन जनरल जिनको हराकर आते थे, उनको लेकर कोलोजियम के चक्कर लगाते थे, औरंगजेब ने भी दारा सिकों के साथ वही सब कुछ किया। दारा आगरा और दिल्ली की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनको इस तरह से जलील कर औरंगजेब बताना चाहते थे कि सिर्फ और लोगों के प्यार के बदौलत वो भारत के बादशाह बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। और छोटी हथनी पर बैठा कर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। दारा को इस सार्वजनिक अपमान का बहुत ही लोमहर्षक वर्णन फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब टेबल्स इन द मुगल इंडिया में किया है। वर्नियर लिखते हैं कि दारा को एक छोटी हथनी की पीठ पर बिना ढके हुए हौदे पर बैठाया गया। उनके पीछे एक दूसरे हाथी पर उनका 14 साल का बेटा सिफिर सिको सवार था। उनके ठीक पीछे नंगी तलवार लिए औरंगजेब का गुलाम नजर बेग चल रहा था और उसको आदेश थे कि अगर दारा भागने की कोशिश करे या उन्हें बचाने की कोशिश हो तो तुरंत उनको सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटे हाल कपड़ों में अपनी ही जनता के सामने बेइज्जत हो रहा था और उसके सिर पर एक बदरंग साफा बंधा हुआ था और उसकी गर्दन में ना कोई आभूषण थे और ना ही कोई जवाहरात। और वर्नियर आगे लिखते हैं कि दारा के पैर जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन उनके हाथ आजाद थे। अगस्त की चिलचिलाती धूप में उसे इस बेस में दिल्ली की उन सड़कों पर घुमाया गया जहां कभी उसकी तूती बोला करती थी। इस दौरान उसने एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई, कुचली हुई पेड़ की टहनी की तरह बैठा रहा और उसकी इस हालत को देखकर दोनों तरह खड़े लोगों की आंखें भर आईं। भिखारी की तरफ साल फेंकी। जब दारा को इस तरह घुमाया जा रहा था तो उन्हें एक भिखारी की आवाज सुनाई पड़ी। अबीक चंद्रा बताते हैं कि भिखारी जोर जोर से कह रहा था, ए दारा, ए जमाने में तुम इस धरती के मालिक हुआ करते थे। जब तुम इस सड़क से गुजरते थे तो मुझे कुछ ना कुछ देकर जाते थे और आज तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनते ही दारा ने अपने कंधों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उस पर रखा साल उठाकर उस भिखारी की तरफ फेंक दिया। इस घटना के चश्मदीदों ने एक कहानी बादशाह औरंगजेब तक पहुंचाई। परेड खत्म होते ही दारा उसके बेटे सिफिर को खिजराबाद के जेलरों के हवाले कर दिया गया, सिर धड़ से अलग कर। तो उसी एक दिन बाद औरंगजेब के दरबार में यह तय किया गया कि दारा सिकों को मौत के घाट उतार दिया जाए। उन पर इस्लाम का विरोध करने का आरोप लगाया गया। औरंगजेब ने 4000 घुड़सवारों को दिल्ली से बाहर जाने का आदेश, आप देखते हैं क्या आदेश दिया, और जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि दारा को ग्वालियर की जेल में ले जाया जा रहा। और उसी शाम औरंगजेब नजर बेग को बुलाकर कहा कि वो दारा सिकों का कटा हुआ सिर देखना चाहते हैं। अबीक चंद्रा बताते हैं कि नजर बेग और उनके मुलाजिम मकबूला, मरहम, मशहूर, फराद और फतर बहादुर चाकू छुरी से लेकर खिजराबाद के महल में जाते हैं। वहां दारा और उनका बेटा अपने हाथों से रात के खाने के लिए दाल पका रहे हैं।
और क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि उनके खाने में जहर मिला दिया जाएगा। नजर बेग आते ही ऐलान करता है कि वो उनके बेटे सिफिर को लेने आया है। सिफिर रोने लगता है और दारा अपने बेटे को अपने सीने से चिपका लेते हैं। नजर बेग और उनके साथी सिफिर को जबरदस्ती दारा से छुड़ाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं। अबीक चंद्रा आगे बताते हैं कि दारा ने पहले से ही एक छोटा चाकू अपने तकिए में छिपा कर रखा हुआ था। वो चाकू निकालकर नजर बेग के एक साथी पर पूरी ताकत से प्रहार करते हैं, लेकिन हत्यारे उनके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और उन्हें जबरदस्ती घुटनों के बल बैठाकर उनका सिर जमीन से लगा दिया जाता है और नजर बेग अपनी तलवार से दारा का सिर धड़ से अलग कर देता है। औरंगजेब के सामने कटा हुआ सिर पेश। दारा सिकों के कटे हुए सिर को औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। उस समय वो अपने किले के बगीचे में बैठे हुए हैं। सिर देखने के बाद औरंगजेब हुक्म देते हैं कि सिर में लगे खून को वो धोकर उनके सामने एक सैनी में पेश किया जाए। अबीक चंद्रा बताते हैं कि वहां तुरंत मसाले और लालटेनें लाई जाती हैं ताकि औरंगजेब अपनी आंखों से तस्दीक कर सकें कि ये सिर उनके भाई का ही है। औरंगजेब इतने पर ही नहीं रुकते। अगले दिन यानी 31 अगस्त 1659 को वो आदेश देते हैं कि दारा के सिर से अलग हुए धड़ को हाथी पर रखकर एक बार फिर दिल्ली के उन्हीं रास्तों पर घुमाया जाए जहां उनकी पहली बार परेड कराई गई थी। दिल्ली के लोग जैसे ही ये दृश्य देखते हैं वो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। औरतें घर के अंदर जाकर रोने लगती हैं। दारा के इस कटे हुए धड़ को हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में दफना दिया जाता है। औरंगजेब ने शाहजहां का दिल तोड़ा। औरंगजेब ने इसके बाद आगरा के किले में कैद अपने पिता शाहजहां को एक तोहफा भिजवाया और इटालियन इतिहासकार निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा है कि आलमगीर ने अपने लिए काम करने वाले एतबार खां को शाहजहां को पत्र भेजने की जिम्मेदारी दी। उस पत्र के लिफाफे पर लिखा हुआ था कि औरंगजेब आपका बेटा आपकी खिदमत में इस तस्तरी को भेज रहा है और जिसे देखकर उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। उस पत्र को पाकर तब तक बूढ़े हो चले शाहजहां बोले, भला हो खुदा का कि मेरा बेटा भी तक मुझे याद करता है। उसी वक्त उनके सामने एक ढकी हुई तस्तरी पेश की गई और जब शाहजहां ने उसका ढक्कन उठाया तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि तस्तरी में उनके सबसे बड़े बेटे दारा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। क्रूरताकीन था। मनुची आगे लिखते हैं कि ये दृश्य देखकर वहां मौजूद औरतें जोर जोर से बिलाप करने लगी। उन्होंने अपने सीने पीटने शुरू कर दिए और अपने जीवत उतार कर फेंक दिए। शाहजहां को इतना जबरदस्त दौरा पड़ा कि उन्हें वहां से दूसरी जगह ले जाना पड़ा और दारा का बाकी का धड़ तो हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया, लेकिन औरंगजेब के हुक्म पर दारा के सिर को ताजमहल के प्रांगण में गाड़ा गया। उनका मानना था कि जब भी शाहजहां की नजर अपनी बेगम के मकबरे पर जाएगी उन्हें ख्याल आएगा कि उनके सबसे बड़े बेटे का सिर भी वहां सड़ रहा है। तो इस तरह से ये कहानी है औरंगजेब और दारा सिकों से जुड़ी हुई।